नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अंदाज़न 10 दिन गुजर चुके हैं पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें PTM, जिसमें PMLN है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, और फिर छोटी जमातें हैं, वो मसलसल ये कह रही हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ या उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अदम एहतमाद की तहरीक ला सकते हैं। हमें ये बताया गया इन गुज़श्ता 10 दिनों में कि ये तहरीक 3 जगहों पर कम अज़ कम आ सकती है। ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लाई जा सकती है, ये वफाक में सेंटर में नेशनल असम्बली के स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ लाई जा सकती है, या ये ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई जा सकती है। गुज़श्ता 3 या 4 दिन में ये जो बयानात थे, इसमें ज़्यादा शिद्दत आई। ऐसा लगता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही के ख़िलाफ़ ये तहरीक लाई जाएगी। इस हफ्ते के गुज़श्ता प्रोग्राम में हम ये भी बता चुके हैं कि PMLN के अंदर की थिंकिंग ये है कि अगर एलाइज PMLQ और MQM अगर अलग हो जाएँ तो अदम एहतमाद की तहरीक लाने से पहले वज़ीर आज़म को ख़ुद अपना एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और वो एक्सपोज हो जाएंगे अगर MQM या PMLQ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। लेकिन गुज़श्ता 48 घंटों में ऐसे लगने लगा है कि MQM और PMLQ तो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र नहीं आ रहे हैं। ताहम आज जब हमजा शहबाज ने मुल्तान ने तकरीर की तो वो उन्होंने एक बार फिर, वो बहुत अपबीट थे, बहुत पुरएहतमाद थे। मैं वो छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाता हूँ। अदम एतमाद पर भी हम काम कर रहे हैं। अदम एतमाद भी कामयाब होगी। अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाजी का बिस्तर गोल करेंगे। इमरान नियाजी साहब, अवाम से तमाशा खेलना बंद कर दो। पूरे पाकिस्तान में अवाम की आंखों में खून उतरा देख रहा हूं। अब तलाशी तुम्हारी होगी, अवामी अदालत में होगी, और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे बाप ने कहा कि हमजा शहबाज, कफन की जेबें नहीं होती। इस दुनिया से खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि हमजा शहबाज का लबो लहजा बहुत ही पुरएहतमाद था। उन्होंने कहा कि कफन की कोई जेबें नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि सरतन की यहाँ पर बाजी जो है लगा दी गई है। लेकिन चंद घंटे पहले, इससे पहले कल रात को लाहौर में जब PDM का इजलास हुआ और उसके बाद बाहर निकल के मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत ही ब्रीफ प्रेस टॉक की, उन्होंने ब्रीफिंग की, तो वहाँ उनका लबो लहजा बहुत ही लो था। वो कोई बहुत पुरएहतमाद नज़र नहीं आ रहे थे। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे। अदम एतमाद कब लाएंगे? अदम एतमाद की तारीख कौन सी होगी? इससे आगाह करें। पहले हम कुछ जो पेश की इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें। दूसरी जो उनके हलीफ जमातें हैं, क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। 23 मार्च को आपका लॉन्ग मार्च का ऐलान है। तो टाइम फ्रेम कितना है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? देखिए, मैंने आपसे फिर वही करूँगा कि थोड़ा ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए कि हम ज़रा देखें। फिर दोबारा मीटिंग भी होगी हमारी कि ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। नाज़रीन, ये वही प्रेस टॉक थी जिस पे तबसरा करते हुए शेख रशीद अहमद का यह कहना था कि PDM का ये इजलास एक नाकाम और शिकस्त खुर्दा अपोजिशन का इजलास था। नाकामी और पेशगी शिकस्त थी PDM के कायदीन के चेहरों से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। शेख रशीद अहमद के 2 ट्वीट हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इससे मिलते जुलते जज्बात का इजहार जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी किया। वो टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब, आप पहले दिन से ये हुकूमत को समझते हैं कि आप घर भेज सकेंगे। आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। आप लोगों ने जो गुफ्तगू की उससे आपकी कमजोरी का इजहार हो रहा है। आप जुर्रत का मुजाहरा करें। कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और खुद आपको आपके मेंबरान असम्बली सरप्राइज देंगे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। तो सूरत हाल कुछ इस किस्म सी है कि अपोजिशन की जमातें अदम एतमाद की
नो कॉन्फिडेंस की तहरीक तो लाना चाहती हैं, उसके बारे में बहुत संजीदा है, सीरियस हैं, लेकिन ला नहीं पा रहे क्योंकि नंबर्स गेम उनको पूरी होते नजर नहीं आती। इस हवाले से फहद हुसैन साहब ने, जो कि डॉन अखबार के रेजिडेंट एडिटर हैं, उनका जो कॉलम है दैट मैजिक नंबर जो आज ही की तारीख में छपा है, वो इस लिहाज से बहुत ही दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। और उसमें उन्होंने यही एनालिसिस दिया है कि या तो एलायंस टूटे या पीटीआई के कोई 15-20 लोग जो हैं अलग होकर ऑपोजिशन से जा मिलें, या फिर एमक्यूएम और पीएमएलक्यू अलग हो जाएं। इसके अलावा कोई तरीका बन नहीं पा रहा कि अदम एहतमाद की तहरीक कामयाब हो सके। इसके साथ मैं आपको स्क्रीन पे ये सवाल भी दिखाता हूँ अपने गेस्ट और अपने एक्सपर्ट्स के लिए कि आज तक गालिबन, क्योंकि मेरे एक एनालिस्ट जो हैं जो बहुत ही बल्कि हुकूमत के सपोर्टर नहीं है, हुकूमत के बहुत शदीद मुखालिफ हैं, उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में अदम एहतमाद की कोई भी तहरीक जो है बदकिस्मती से आज तक कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह ये होती है कि हुकूमत के पास बहुत से हथकंडे होते हैं, बहुत सी अट्रैक्शंस होती हैं, बहुत कुछ होता है हुकूमत के पास देने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। तो एक बार फिर कुछ ऐसा लगने लगा है कि अदम एहतमाद की तहरीक ऑपोजिशन लाना चाहती है, सीरियस है, खासी सीरियस है, लेकिन उसकी नंबर्स गेम जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब इस हवाले से डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन जनाब हसान खाबर साहब, जिससे पहले सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के इंफॉर्मेशन के ऊपर, स्पेशल इनिशिएटिव्स के ऊपर। और वेरी वार्म वेलकम टू हसान खाबर साहब। कैसे? अहमद शेख साहब एमएनए हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं पीएमएलएन के, लेकिन रवायती सियासतदान नहीं हैं, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, बहुत ही मंतकी और लॉजिकल शख्सियत हैं, हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत एकेडी ग्रुप के चेयरमैन बिजनेसमैन जनाब अकील करीम बेदी साहब भी मेरे साथ हैं इस वक्त डिस्कशन में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। कैसर अहमद शेख साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ऑपोजिशन लाना तो चाह रही है अदम एहतमाद की तहरीक, लेकिन मोमेंटम टूटता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम बड़ी शिद्दत से ये चाह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाएं। उसकी वजह क्या है कि हम देख रहे हैं सारी पार्टियां कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। और पाकिस्तान में जो जिन तब्दीलियों का जिक्र किया था इमरान खान साहब ने, जो कहते थे हमें 22 साल का हमें प्लानिंग की है हमने और जद्दोजहद है, तो ख़ुद उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इस सिस्टम में, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में ज़्यादा तब्दीलियाँ लाना मुमकिन नहीं हो सका, इसलिए हम कामयाब नहीं हुए। आज जो उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ का ऐलान किया, मैं तो एक मुज़क्का खेज़ बात है कि उनके अपने कैबिनेट के मिनिस्टर उस फंक्शन में आए नहीं। उसके बाद उन्होंने जो की मिनिस्ट्रीज़ थी उनको पहली 10 उनकी कारकर्दगी को देखी, कारकर्दगी उसी पे ही बात हो रही है, थ्रू आउट ये बात करते रहे हैं। आप फॉरेन मिनिस्ट्री को ले लें या फाइनेंस मिनिस्ट्री को ले लें, इससे अहम शोबे, या इवन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्ट्री को देख लें। तो मैं अली मोहम्मद खान की मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ख़ुद इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो लोग परेशान हैं। हम जाते हैं तो वो बंदा ये यकीन जानिए, मैं कोई, ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कैसे साहब, लेकिन कैसे साहब एक सवाल है और आज एक ही जो आमज़द अवाम हो चुका है। शेख साहब, एक सवाल आमज़द अवाम हो चुका है, वो ये है कि आप कह रहे हैं इमरान खान पहले कहते थे कि ये लोग कर पाते हैं, इनको मैं हटाऊंगा तो हम चीज़ें ठीक कर लेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं कि नालायक बहुत हैं, इनको हम हटाएंगे तो चीज़ें ठीक कर लेंगे। लेकिन आप तो खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बिजनेसमैन और कारोबारी शख्सियत हैं, आपको कोई प्लान तो देना पड़ेगा ना, आपको कोई 4-5-6 नुकते तो बताने होंगे कि पाकिस्तान की महंगाई का आपके पास क्या हल है, एनर्जी क्राइसिस क्या हल है, IMF से कैसे डील करेंगे, जो कर्जे उतारने के लिए $35 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए इंटरनेशनल मार्केट से, वो आप किस तरह से किस किस्म के रेट्स पे हासिल करेंगे, CPEC के प्रोजेक्ट, मतलब आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप कोई लाहे अमल नहीं देंगे, जबानी बातें करने से तो बात नहीं चलेगी। अवाम कन्विंस नहीं होते, कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा। सोल्यूशन क्या है? हमने नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप सही देखिए, हमने लाया अमल पहले दिन से दी है। चार्टर ऑफ इकानमी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा और बिलावल भुट्टो साहब ने भी वो खुल के कहा कि आपस में ये मुल्क इतने मसले इतने ज़्यादा और गंभीर हो गए हैं कि सबको बैठ के मुल्क के मफाद के लिए सर जोड़ना पड़ेगा। अब ये अकील करीम रेड्डी साहब, हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कराची से हम दोनों का तल्लक है बिजनेस से, और बड़े रिनाउंड मैन हैं। वो हकीकत आपको बताएंगे कि मुल्क में जो कुछ तब्दीली ये लाना चाह रहे थे, तो लोग इस वक्त परेशान हैं। ये हुकूमत रहे 5 साल,
1.5 साल बाकी रह गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर 1.5 साल और चला गया तो मुल्क और बड़े नुकसान में चला जाएगा। और हमें मिलजुल के, क्योंकि ये तो अपोजिशन से हाथ मिलाना भी नहीं चाहते थे, अभी इन्होंने खुद तस्लीम भी कर लिया कि हमारी कारकर्दगी नहीं है। अब बात यह है कि हम तो बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं क्योंकि लोग हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन होनी तो तब है, आपने दुरुस्त कहा कि जब तक एलआई उनके साथ रहेंगे या पीटीआई के मेंबरान खुल के नहीं आएंगे। देखिए हमारे मुल्क में ये जब तक, ये सही बात है कि कोई नो कॉन्फिडेंस की मूव कभी नहीं हुई और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत इंसेंटिव्स हैं जो कि वो हमेशा अपने एलआई को 2 मिनिस्ट्री हैं तो 3 मिनिस्ट्री ले लें वो, लेकिन रिजल्ट बात ये कह रहे हम सबको अगर अपने मुल्क के लिए सोचना है तो देखना पड़ेगा। ये एलआई जो है ना जी, इन्होंने ये खासकर मैं एमक्यूएम की कराची में बात करता हूं, मैं उनके करीब हूं। अच्छा, मुझे जरा इसमें हुकूमत को भी लाने दीजिए। मैं अकील करीम बेदी साहब की तरफ भी जाना चाहता हूं। कैसर साहब मेरे साथ रहिए। जी जी ठीक है, कैसर साहब मेरे साथ रहिए। हसन खाबर साहब, मेरे कैसर अहमद साहब की इस बात में तो बड़ा वजन है कि लोग तंग हैं, परेशान हैं, चूंकि महंगाई है, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने जवाब खैर नहीं दिया कि उनके पास क्या लाहेबल होगा। एक चीज़ उनकी समझ आती है कि आपकी हुकूमत खुद मुख्तलिफ लेवल्स पे ये कहती रहती है कि फलां जगह पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और जो मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस का हिसाब किताब हुआ जिसमें फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थे, अब ऑपोजिशन एक तरह से कहती है कि ये तो खुद एक सर्टिफिकेट है हुकूमत की लैक ऑफ परफॉर्मेंस का। तो आप लोग तो खुद ही अपनी हुकूमत को गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान कोई 2018 में तो बना नहीं, 1947 में बना था। आप मुझे बता दें कि 1947 से लेके तो 2018 तक इस मुल्क में पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए क्या कोई सिस्टम बना? 71 साल में ना किसी सियासी जमात ने कोई सिस्टम बनाया, ना कोई KPIs बनाए, ना कोई तरीका बनाया। 3 साल की मुद्दत के अंदर PTI ने ना सिर्फ ये प्रोसेस किया है, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, KPIs बनाए हैं, बल्कि तमाम मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस जो है उसको ट्रैक करना शुरू किया है। जब भी परफॉर्मेंस ट्रैक होगी, ये रिलेटिव परफॉर्मेंस है, ये कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। अगर इन्होंने कोई परफॉर्मेंस अपनी मैयर की होती तो हम मुझसे कंपेयर करते हैं, लेकिन एक ग्रुप की आप जब भी परफॉर्मेंस मैयर करेंगे कोई ऊपर आएगा कोई नीचे आएगा, और ये जज़ा और सज़ा का एक सिस्टम है। इसी तरह का एक निज़ाम जो है हमने पंजाब में वज़ा किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर एतराज़ करना बड़ा मज़ा खेज़ है, और इस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के अंदर बड़े एम्बिशियस KPI सेट किए हुए थे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अचीव किए हैं, कुछ लोग पीछे हैं, वही रैंकिंग हुई है। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को मज़ीद रोबस्ट बनाया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 31 साल का जो वैक्यूम है, 71 साल का, उसको हम फिल कर रहे हैं। वहाँ पे सिस्टम्स भी ला रहे हैं, उनको ट्रैक भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस लोगों के सामने भी रख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी है, ओपन गवर्नमेंट भी है। अब जब अपोजिशन के पास कोई बात करने के लिए नहीं बची तो वो कह रहे हैं कि ये मिनिस्टर ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है। अगर नीचे वालों के ऊपर एतराज़ करते हैं तो कम से कम ये मान जाएं कि जो ऊपर हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनसे पूछ लें कि इसका मतलब है जो ऊपर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं जी वो तो ऐसे ही है। तो ये नहीं हो सकता कि दे वांट टू हैव देयर केक एंड ईट इट टू। एक आर्गूमेंट लें, और मैं समझता हूँ ये बड़ा मुनासिब सिस्टम है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा, लेकिन अकील करीम बेदी साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। अकील करीम साहब, आप पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स है इस मुल्क में, आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी पे कमेंट करते हैं। अपोजिशन का केस ये है कि चूँकि आवाम बहुत परेशान है, महंगाई है, इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, इन सब ने ये फैसला किया कि आवाम के, मौलाना फजल रहमान ने आवाम की को मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इमरान खान की हुकूमत को हटाना चाहते हैं। लेकिन आप चूँकि पॉलिटिकल इकॉनमी के आदमी हैं, आपको कोई ऐसा प्लान नज़र आ रहा है अपोजिशन की तरफ से जिससे आपको एतमाद हो कि $35 बिलियन की जो पेमेंट्स पाकिस्तान की ड्यू हैं, जो IMF ने कहा है इंटरनेशनल करनी होंगी, या महंगाई का हल निकालना होगा, या यूक्रेन की जंग में अगर तेल की कीमतें और ऊपर चली गई तो उसका कोई हल निकालना होगा, तनख्वाहें बढ़ानी होंगी, इन सब चीज़ों का कोई हल आपको अपोजिशन के पास नज़र आ रहा है? देखें, जाहिर बात है अपोजिशन का तो काम है कि जो भी वीक जगह होगी उस पर हाथ रखते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, इस महंगाई को कोई भी कम नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये कोई लोकल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का अपना इशू, ये इंटरनेशनल इशू है। ये कोविड की वजह से इशू क्रिएट हुआ है जो अभी तक चला आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई का इस वक्त बात करके अगर हम ये कहें कि हम हुकूमत को हटाना चाहते हैं तो ये किसी सूरत में मुनासिब नहीं, क्योंकि महंगाई
पाकिस्तान का इशू नहीं है, दुनिया का इशू है। पाकिस्तान तो अभी भी मैं समझता हूँ नसीबदार है कि हमने अपने मसले हमारे उतने सीरियस नहीं हुए जितने दुनिया में हो चुके हैं। आप दुनिया के इन्फ्लेशन के फिगर उठा के देखें तो आपको यकीन आएगा कि शायद पाकिस्तान इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है। इसके अलावा जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसके हवाले से मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा बेहतर कंडीशन है। ऐसी कंडीशन पाकिस्तान में पहले कभी भी, जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है ऐसे रिजल्ट पाकिस्तान में पहले कभी हमने नहीं देखे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह की ग्रोथ आ रही है वो अनबिलीवेबल है। इस साल आपने 64 मिलियन टन यूरिया सेल ली है, तो ये तो कभी पाकिस्तान में पहले कभी सुना भी नहीं था, ना कभी हुआ है। तो ये सारी चीजें तो ये बता रही है कि नंबर्स हमारे बुरे नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट असल इम्कान कोशिश कर रही है लोगों को रिलीफ देने की, लेकिन जाहिर बात है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हुए भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं है। इनको सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ता है। इस गवर्नमेंट का जो फेलियर है वो सिर्फ एहतिसाब। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर अगर हम एहतिसाब की बातें करते हैं तो बिजनेसमैनों को हम क्यों छोड़ देते हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल ही 101% जिसपे गवर्नमेंट को कामयाबी मिलती, वो जगह पे शायद उन्होंने अपने आप को कोशिश नहीं की उन लोगों को पकड़ने की। और हमने आखिर में ये नारा भी सुना है कि एहतिसाब सिर्फ सियासतदानों का नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए। और पाकिस्तान में करप्शन इस वक्त जिस सिचुएशन में हम खड़े हुए, करप्शन तो मैं यकीन से कह सकता हूँ किसी सूरत में खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो कंडीशन हमने देखी है ये पिछले 3.5 साल में या पिछले 40-50 साल से जो आ रहा है, तो एक जमाना तो था करप्शन को बुरा समझा जाता था। अब तो करप्शन इतनी फैल चुकी है कि शायद इसको कोई बुरा कहने वाला भी नहीं। और इस पे अगर हम एहतिसाब की बात करेंगे तो मुनासिब नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, उनके पास 1 साल 1.5 साल रह गया है, कि ये अपोजिशन के साथ मिल के बैठे, उनके इशू भी सुने, अपने इशू भी उनसे डिस्कस करें। ये मुल्क हमारा अपना है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक ब्रेक लेने दीजिए। अकील करनी साहब, इस तरह के पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने तकरीबन 1000 अरब रुपए का मुनाफा और प्रॉफिट जो है उसको ऑफिशियली तौर पे डिक्लेयर किया है। एग्रीकल्चर मार्केट्स की प्रोडक्टिविटी में पहले से बहुत ज़्यादा इजाफा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट में इजाफा है। तो मतलब हुकूमत इन चीज़ों में काम करके दिखा रही है, क्योंकि एहतसाब हुकूमत की एक कमज़ोरी है जो गालिबन उसको ज़्यादा ब्रॉड बेस करना चाहिए था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आऊँगा जनाब कैसर शेख साहब की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं अगर सीधा कैसर अहमद शेख साहब की तरफ जा सकूँ, PMLN के मेंबर नेशनल असेंबली हैं, वक्फे से पहले भी उनसे बात हो रही थी। शेख साहब, आप चूँकि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और भी आपने वक्फे से पहले सुना कि अकील करीम ज़ैदी साहब का, जिस मुल्क की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं, इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तानी इकॉनमी में, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो 100 बड़ी बिजनेस कंपनीज हैं उन्होंने 1000 अरब रुपये का प्रॉफिट जो है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मसले मसाइल जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत की बहुत सी जगहों पे परफॉर्मेंस भी है। चले अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस को आप नहीं भी मानते तो सवाल यह है कि इस हुकूमत को हटा के जो चैलेंजेस इस वक्त हैं कि $35 बिलियन की पाकिस्तान को फॉरेन पेमेंट्स करनी है, जिसका IMF ने कहा, आज अखबारात में भी है। उसके अलावा हुकूमत को देखना है कि डॉलर की मजीद कीमत ना बढ़ जाए। हुकूमत को ये भी खतरा है कि अगर यूक्रेन में जंग हो जाती है तो तेल की कीमतें कहीं मजीद आगे ना चली जाएँ। जो महंगाई है, जो एनर्जी प्राइसेस हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पैसे देने पड़ रहे हैं सर्कुलर रेट के, इन सब चीज़ों का आपके पास क्या सोल्यूशन है? जी ज़रा ये तफसील मांगता है जी। AKD साहब ने जो बात की, इसमें कोई शक नहीं कि कॉरपोरेट सेक्टर ने, इवन तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा कमाया। जो कारोबार में लोग थे, जो एग्रीकल्चर में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, पूरी दुनिया में कमाई हुई है कोविड की वजह से। हमारे मुल्क की मुसीबत क्या रही कि वो आधार कॉरपोरेट सेक्टर से कमाई तो हुई, उनसे हुकूमत ने विंडफॉल जो प्रॉफिट हुआ है उसको टैक्स करना था।
हर सारी वो अचानक नफा हुआ है और बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। मैं बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हूं और कहता हूं कि प्रॉफिट हुआ है बहुत बड़ा। हुकूमत ने उसको टैक्स नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि टैक्स के मौके हैं, विंडफॉल पे टैक्स लगाइए और आम आदमी को शिफ्ट कीजिए। अच्छा, अगर देखिए ना, हुकूमत ने टैक्स नहीं किया इसको, ओवरऑल हम तो टैक्स दे के मर गए। नहीं किया, बहुत और करना चाहिए। विंडफॉल प्रॉफिट को और ज्यादा टैक्स करना चाहिए। हुकूमत के बाद एक अपॉर्चुनिटी थी और मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि 35% टैक्स तो है, देना चाहते हैं ताकि 35 है तो जब प्रॉफिट ज्यादा हुआ, 3-4 गुना हुआ है अच्छा सर, तो 35%। अकील करीम गनी साहब के कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 35% है। जी जी, ये मेरे से एग्री करते हैं। मेरे हाईएस्ट इनकम स्लैब पे कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 29। जरा अकील, 29%। 35% है, 33 कितना है? 30%, 28%। नहीं 29, 29। जी हाँ, जी वो। अच्छा, लेकिन शेख साहब कह रहे हैं, अकील करीम भाई, काफी शेख साहब कह रहे हैं कि टैक्स जितना होना चाहिए था। अब शेख साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि विंडफॉल प्रॉफिट पे टैक्स डालना चाहिए। उल्टा हमारी गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी है, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मैं इनकी मानता हूं। अच्छा, ये तो फिर अच्छा खासा गवर्नेंस का फेलियर है। लेकिन जरा मुझे ज्वाइन भी कर लिया है शहजाद अरबाब साहब ने। शहजाद अरबाब साहब जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी हैं, इससे पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के और खैबर पख्तूनख्वा के। पीटीआई के स्ट्रेटेजिक सेल को भी उन्होंने हेड किया और अभी, लेकिन वजह शोहरत इस वजह है कि जो मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन है की परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसकी जो रिपोर्ट निकाली है वो शहजाद अरबाब साहब के डिपार्टमेंट ने निकाली। शहजाद साहब, क्या क्राइटेरियन था कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उसमें नहीं आ सके, जिन्होंने OIC का सारा फॉरेन मिनिस्टर का समिट ऑर्गेनाइज किया, सऊदी अरब का ट्रिप किया, चीन के सक्सेसफुल ट्रिप के लिए उसमें मेहनत की उन्होंने। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो 24 घंटे रिबटल करते हैं वो उसमें नहीं आ सके, और खुसरू साहब वहाँ पर हैं, खुसरू बख्तियार हैं, फ़खर इमाम वहाँ पे हैं, शफकत हैं, NSA वहाँ पे हैं, मज़ारी साहिबा हैं, असद उमर हैं, मुराद सईद हैं। फ़र्क क्या है, किस तरह से आपने वैल्यूएशन की? अच्छा देखें जी, ये जो प्रोसेस हमने शुरू किया तो इसको तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और इसको हम वक्त के साथ इवॉल्व किया है इस सिस्टम में। ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था सितंबर 2019 से। उसके बाद एक पायलट हुआ, फिर उस पायलट के बाद पिछले साल का एक पूरा साइकिल हुआ और अभी ये 2 साल के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया है। इसका एक रिव्यू सेशन होता है हर 3 महीने के बाद, जो कि मैं करता हूँ, और मेरे साथ एक टीम है जिसमें डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के और मेंबर्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, क्रॉस कटिंग मिनिस्ट्रीज के। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड निज़ाम है जिसमें हम उसको रिव्यू करते हैं। तो ये जो आपने जो बात की है कि जी उसको क्यों नहीं मिला और उसको क्यों नहीं मिला, ये जो टारगेट जो इनिशिएटिव्स हैं ये हमें मिनिस्ट्रीज खुद देती हैं और फिर हम उनके साथ ये एग्री करते हैं। फिर टारगेट हम उनके साथ सेट करते हैं उन्हीं के इनिशिएटिव पे। सो इट्स बेसिकली देयर इनिशिएटिव्स, हम उन पे इम्पोज नहीं करते। और एक ज्वाइंट सेशन होता है, इसमें हम उनके साथ कंसल्ट करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं, वो देन वी एग्री ऑन द इनिशिएटिव। सो बेसिकली इनिशिएटिव्स उनके हैं, उन्हीं इनिशिएटिव्स के जो टारगेट्स हैं और जो उन्होंने टाइम सेट किए होते हैं, उसको हम रिव्यू करते हैं। अब उसमें ऐसी चीजें हैं तो आप अरबाब साहब ये कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, एनर्जी मिनिस्ट्री ने जो टारगेट्स आपको दिए थे खुद से, उनको वो अचीव नहीं कर सके? उनको उन्होंने अचीव किया, लेकिन उन्होंने 100% अचीव नहीं किया। देखें, अब फॉरेन मिनिस्ट्री इज एट नंबर 11। अब 10 ये 2-3 दिन से मैं ये इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने 41 मिनिस्ट्रीज में से टॉप 10 वो करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोर, जिनके ज्यादा होंगे तो 10 ही आप ले सकते हैं, आप 11 तो ले सकते हैं ना। दे विल बी ओनली 10 टॉप परफॉर्मर जो भी है, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि 11 वाला जो है उसने कुछ नहीं किया। अब ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट पे नंबर 11 पे है, जो इज अ वेरी क्लोज कंपटीशन। और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इसमें 23 मिनिस्ट्रीज हैव स्कोर्ड मोर देन 80% से ज्यादा उन्होंने अपने जो अचीवमेंट टारगेट पे अचीव किए हैं, विच मीन्स दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। लेकिन उनमें से जब कंपटीशन होती है तो ऑन डेसिमल पॉइंट जो ऊपर गए हैं तो टॉप 10 जो है वो आगे हैं। तो इसमें तो मुझे कोई आई डोंट चले हम आपकी बात मान लेते हैं कि क्राइटेरियन जो थे, उन क्राइटेरियन के ऊपर एक टेक्निकल फैसला हुआ जिसमें ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री से बेहतर थी। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प इस पे इदारिया लिखा है डॉन अखबार ने, जिसका उन्वान है कैबिनेट और क्लासरूम, जो पब्लिश हुआ है फरवरी की 12 तारीख को।
उसमें उनका ये ख्याल है, इसमें आर्ग्यू ये किया है कि ऐसी चीज़ अगर हो भी तो इसको दरपर्दा बिहाइंड द सीन ऐसी एवेल्यूएशन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर उसकी वहाँ असेसमेंट कर सकते हैं। ये क्लासरूम की तरह जो रिजल्ट्स शो किए गए हैं इसके नताइज ठीक नहीं निकले। आपने देखा है कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं उनमें भी बड़ी बिकरिंग हुई है, वहाँ पर भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पाई जाती है और ऑपोजिशन तो इसके ऊपर ठट्टा लगा रही है। तो आपकी स्कीम जो है इसका नतीजा तो पॉजिटिव ना निकल सका। देखिए नतीजा इज फ्रैंकली मैं इसको देखता हूँ, नतीजा इसका क्या, व्हाट इज द नतीजा दैट वी वांट एक्चुअली। नतीजा हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और उन्होंने उसने परसों तकरीर में भी यही बात की, वी वांट के जो हमारा एजेंडा है गवर्नमेंट का वो एक्शनेबल प्लान में ट्रांसलेट हो, जो इसकी वजह से हो क्या और वो डिलीवर करे। हमारे जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो हम कंप्लीट करें, सिंपल एज दैट। अब उसमें जब लास्ट टाइम हमने ये पिछले साल का, मैं काफी टॉक शोज में गया, जब पिछले साल के हमने ये रिजल्ट हमने प्राइम मिनिस्टर को दिए, उस वक्त मीडिया ने यह कहा कि आप इसको पब्लिक पे वो क्यों नहीं करते, आप पब्लिक, व्हाई डोंट यू मेक इट पब्लिक। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं और आपने तो कहा था कि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो उस वक्त ये क्रिटिसिज्म था कि आप कर नहीं रहे। इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं आप करें, यू मस्ट डू इट। अच्छा ठीक, और देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए वो मतलब ये कि जब तक कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो फिर कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। तो नॉर्मली तो इसी तरह होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है और ये क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर को ठीक है। आपकी मजबूरी भी समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया। ठीक है अरबाब साहब, आपकी मजबूरी भी समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया। बेसिकली अरबाब साहब ये कहते हैं कि जब रिजल्ट्स पब्लिक नहीं किए गए थे, उस कॉन्फिडेंशियल रखा गया, तो मीडिया का और अपोजिशन की गालबन उसको डिमांड की थी कि इसको पब्लिक करें। अब जब डिमांड किया है तो मीडिया और अपोजिशन कह रहे हैं कि इसको पब्लिक क्यों किया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो क्लासरूम लगाई है, स्कूल बना दिया, इसको यूनिवर्सिटी बना दी है। अकील करीम देदी साहब, आपको क्या लगता है कि मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस पे इस तरह से सर्टिफिकेशन होनी चाहिए थी जिससे बहुत बदली भी हुई है, मिनिस्टर्स की जागहसाई भी हो रही? देखिए मैं समझता हूँ ये सिचुएशन इन्होंने अपना मजाक खुद बनाया और इस तरह के अगर इनको कोई करना भी था तो पार्टी के इंटरनल कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता है। इससे ऑलरेडी अपोजिशन इनके पीछे लगी हुई है और ये उठा के उन्होंने एक ऐसी चीज उठा के कर दी कि अंदर से भी लोगों को तकलीफ हुई हो। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद अगर ये हर साल कर रहे होते ना तो फिर तो ये रेटिंग देने की जरूरत, लेकिन पिछले 3 साल में कोई रेटिंग दी नहीं है तो चौथे साल में ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये रॉन्ग टाइम था और इस तरह मेरा ख्याल है रेटिंग देने की जरूरत नहीं थी। और अगर रेटिंग देते भी तो कोई परफॉर्मेंस के बारे में बताते तो सही कि इन 10 को अगर हमने सेलेक्ट किया है तो क्या क्या इनकी परफॉर्मेंस। जी शेख हसन खाबर साहब, आपने चूंकि डिफेंड किया था की परफॉर्मेंस इंडाइसेस को, अब आपने सुन लिया, अरबाब साहब को भी सुन लिया, उन्होंने मजबूरी भी बताई है और अकील करीम बेदी का भी ख्याल है, मुझे भी यही लग रहा है कि शायद इसको प्राइवेट ही रखना चाहिए था। ये पब्लिकली करके तो तमस्खर बना दिया, मिनिस्टर्स का भी बना दिया, अपोजिशन को भी दे दिया एक हाथ में डंडा मारने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं तो ट्रांसपेरेंसी और ओपन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी काम करे वो ब्रॉड डे लाइट होना चाहिए और इसी से हुकूमतें जो है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। जब नए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनते हैं, जाहिर है कि कुछ लोगों की दिल आज़ारी होती है, कुछ लोग खुश होते हैं, ये शुरू के हिकअप्स होते हैं और ये प्रेसिडेंट अगर आज हम सेट करेंगे तो आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए भी एक प्रेसिडेंट होगा कि उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स बनाने हैं और उसको पब्लिक करना है। तो आई एम ऑल फॉर ट्रांसपेरेंसी। बाकी जाहिर है कि इस मौके के ऊपर, इस बात के ऊपर लोगों के अपने अपने जो जाती राय हो सकती है। दूसरी मैं आपको एक बात और, क्योंकि पहले आपकी डिस्कशन हुई और मुझे उस पर बात करने का मौका नहीं मिला। देखिए अकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन्फ्लेशन जो है ना ये एक आलमी मसला है, कोविड की वजह से हुआ है। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो अपोजिशन कहे कि जी काम की ये आप करें और हमने ना सुनी हो, हम तमाम काम कर रहे हैं। अब अकील साहब जैसे न्यूट्रल लोग भी कह रहे हैं कि हुकूमत के इशारे ठीक है, ब्लूमबर्ग है वो भी कह रही है कि अब आप सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ के ऊपर है। WHO कह रहा है कि आपने कोविड का मुकाबला बड़ा अच्छा किया। इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि आपने अपनी इकोनॉमी को भी दोबारा खोला है, लोगों की जान भी बचाई है। वर्ल्ड बैंक आपके प्रोग्रामों की एहसास प्रोग्राम की तारीफ कर रहा है। हेल्थ कार्ड इनकलाबी प्रोग्राम है, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। यूके के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म का नाम लेता है, न्यूट्रल लोग बिजनेसमैन तारीफ कर रहे हैं
अब आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया की बात सुने या ऑपोजिशन का शोर सुने, तो हम लोग चुप करके अपना काम कर रहे हैं और ऑपोजिशन जो कर रही है वो आपके सामने है कि साजिश और आपस में मशवरे हुकूमत गिराने की जो कोशिशें हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह नाकाम होंगी। लेकिन इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी साउंड ट्रैजेक्टरी पे है कि पहले कभी नहीं था, और उसकी वजह यह है कि हमने अपना करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट जो है उस पर पाँव रखा और उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया है। और आखिरी बात सिर्फ टैक्स के हवाले से करूंगा कि टैक्स जितनी आपने अपनी हुकूमत की तारीफें की हैं 2018 में, ये जितनी आपने अपनी हुकूमत की तारीफें की हैं, अगर ये सब सही मान लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की सियासी तहरीक की। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको ये नहीं बता रहा कि ये मैं कह रहा हूं, मैंने तो आपको बताया है कि इंटरनेशनल इदारे और जरीदे कह रहे हैं, और नंबर तो झूठ नहीं बोलते। आपने टैक्स की बात की, 3800 अरब के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो टैक्स बेस छोड़ के गई थी, 3800 अरब। इस साल 6000 अरब से ऊपर हमारा FBR का जो रेवेन्यू है वो तजावुज़ करेगा। इतनी बड़ी ग्रोथ 3 साल के अरसे में बावजूद कोविड के और किस गवर्नमेंट ने दी, आप मुझे बताएं। ये कोई ऐसे नंबर है जो मैं बता रहा हूँ, आप खुद माशाल्लाह समझते हैं इन बातों को, आप मुझे बता दें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं तो वो ऊपर जा रहे हैं, आपकी रेमिटेंसेज हैं तो वो 20 से 30 अरब डॉलर के ऊपर चली गई हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी ऊपर जा रही हैं। शेख साहब, इसका क्या जवाब है? शेख साहब, हसान खाबर साहब सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, नंबर वगैरह के माहिर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने पूरा केस अपना बिल्डअप कर दिया है कि आप 4000 अरब से कम पे छोड़ के गए थे टैक्स का रेवेन्यू, इन्होंने बावजूद कोविड के उसको 6000 अरब तक ये पहुंचा देंगे। क्या इस पे आपका रद्द अमल है कैसर शेख साहब? जी मैं खावर साहब कोई ऐसे बातें कर रहे हैं, इनको ज़रा रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। देखिए, पीपल पार्टी ने छोड़ा था 1800 साढ़े 1800 अरब रुपए, हमने उसको डबल किया 5 साल में, 3700 3800 अरब कर दिया, ये दुरुस्त कह रहे हैं। अब उसका डबल करें तो 7600 अरब बनता है। खुद IMF इनको टारगेट दे रही है 7200 अरब का, ये 6000 अरब पे नाज कर रहे हैं, जबकि $1 को इन्होंने 120 से 177 कर दिया। फिर मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉफिट की जो बात है, यानी हमने 2016 में, क्योंकि अकील करीम रेड्डी साहब माशाल्लाह सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है, वन ऑफ द बिगर इन्वेस्टर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, इनको पता है कि 2016 में टोटल स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनियां जो 318-20 कंपनियां, उनकी वैल्यूएशन, उनका कैपिटल जो था वो $100 अरब हो गया था 2016 में, आज वो 46-47 अरब डॉलर रह गया है। यानी $100 अरब से किधर कमाई है वो, किधर कंपनियों की, चंद कंपनियों ने जरूर कमाया है, बड़ी बिजनेस, और मैं मानता हूं कि कमाया है, जिनको टैक्स नहीं किया गया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की सूरत वो नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, मैं फिर आप क्योंकि बार-बार कह रहे हैं, अकील करीम रेड्डी साहब, इसका क्या जवाब है? 100 अरब रुपए के बजाय आज मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो 46 अरब रुपया रह गई है। अकील करीम रेड्डी साहब, क्या ये सही है? डॉलर की बात 2007 में $100 बिलियन थी, लेकिन जाहिर बात है कि डीवैल्यूएशन के बाद ये मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आ सकती है। तो 2016 में शायद ये नहीं थी, लेकिन 2007 में $100 बिलियन, और आज हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन $45 बिलियन पे है। तो जाहिर बात है कि इतना बड़ा डिवैल्यूएशन होगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आएगी। 2007 में जनरल मुशर्रफ ने छोड़ी थी $100 बिलियन पे, ये कह रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उस जमाने में ये $100 बिलियन के आसपास आ गई थी, लेकिन अब ये मुसलसल नीचे आ रही है। जितने भी पिछले 3 दौर आए हैं ना, 2008 से 2013, 2013 से 2018, 2018 से 2022, हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरती जा रही है, और उसकी वजूहत भी सामने है कि डॉलर 62 रुपए का आपका 170 रुपए हो गया है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम डॉलर में लेते हैं, रुपये में हम लेते नहीं है, तो उस वजह से वो मार्केट कैप, और फिर नई लिस्टिंग आ नहीं रही। और हमारे यहाँ एक चीज ये भी है कि कोई रेगुलेटर कोई इतने अच्छे रोल प्ले नहीं करते कि लोग लिस्टेड कंपनी की तरफ फोकस करें अपने आप को जाने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, रेगुलेटर भले गलत भी काम करे उसको बचाती है, और वो ये इस गवर्नमेंट को भी ये ब्लेम मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आज भी सेम सिचुएशन है, बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, उनके साथ ज्यादती हो रही होती है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला होता नहीं। ब्रेक में ले लूं, बहुत ही बात है कि कैसे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन जो थी वो $100 बिलियन की थी 2007 में, लेकिन उस वक्त डॉलर ही 62 रुपए का था, और अब जबकि डॉलर 180 पे पहुंच गए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ $45 बिलियन की रह गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। कैसे अहमद शेख साहब की तरफ चलता हूँ। कैसे अहमद शेख साहब, आपकी बहुत सी बातों से अकील करीम दैदी साहब ने इतफाक़ किया, खासकर इससे कि अगर विंडफॉल प्रॉफिट हुआ था पाकिस्तानी कॉर्पोरेशंस को तो उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स जो है वो लग सकता था। लेकिन अब तक की जो डिस्कशन हुई उससे देखिए ऐसा लगता है कि जो अदम एहतमाद की तहरीक है ऑपोजिशन की, जिसको ऑपोजिशन लाना चाह रही है, जिसके हवाले से संजीदा है, वो कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से जैसे शुरू में मैंने कहा कि फहद हुसैन साहब ने एक बहुत ही अच्छा पीस लिखा डाउन में, जिसका उन्वान है दैट मैजिक नंबर। उसमें उन्होंने कहा कि या तो पीटीआई के एमएनएज मिलें ऑपोजिशन के साथ, या फिर पीटीआई के इत्तेहादी पीएमएलक्यू और एमक्यूएम जो है वो अलग हो जाएं, या कहीं से सिग्नल आ जाए। वो कह रहे हैं कि सिग्नल कहीं से आता नजर नहीं रहा। पीटीआई के लोगों को तोड़ने के लिए जरूरी होगा कि एक इलेक्शन का उनको वादा किया जाए, उनको कहा जाए कि टिकट दें। अगर इलेक्शन होता उनको नजर नहीं आ रहा, उनको भी ज़ाहिर एश्योरेंसेस चाहिए कि उनको एक विनेबल टिकट मिलेगा, वो चीज़ भी होते नजर नहीं आ रही। तो ये चीज़ कहीं जा नहीं रही है। इस पर आपका क्या रद्द अमल? आपने खुद जैसे कहा ना जी कि इस वक्त विनेबल टिकट जो है वो पंजाब में तो मुस्लिम लीग का है, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बुरी तरह फेलियर हो गया है। और हम जब अपने हलकों में जाते हैं तो तमाम जो पीटीआई में गए भी थे ना, मुस्लिम लीग से गए थे या किसी और पार्टी से गए थे, वो वापस आना चाहते हैं कि वो देख रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग हमें टिकट दे दे तो ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। अगर वो मैंने ये नहीं कहा, ख्वाहिश है, मैंने तो ये कहा कि जब तक आप उनको टिकट नहीं दे सकेंगे वो आपके साथ नहीं आएंगे। जी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि अगर वो हम उनको टिकट ऐसा चाहिए होगा जिसमें कोई गारंटी हो, तो चूंकि वो टिकट नहीं, ठीक है चलो मैं कोई इसमें देखे ना, सबको पता अब ये तो आश्कार हो चुके हैं। जो भी इलेक्शन हुए ना, जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, सब उनकी सीटों से भी जिन्होंने छोड़ा तो वो भी मुस्लिम लीग जीत गई। और हमें तो एज ए पॉलिटिशियन पता होता है, हम अपने इलाकों में जाते हैं ना तो सारी हवा सामने आ जाती है। मेरे इलाकों में 6 डिस्ट्रिक्ट में से मैंने वाहिद मुस्लिम लीग नून की एक सीट हमारी चिन्योट से निकली थी। अब 6 वो इलाकों में तो माहौल ही नहीं था, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। आज वो सारे जो छोड़ के गए थे आज मेरे पीछे हैं कि आप हमें टिकट दिलवाइए। तो जो हालात है ना, प्रॉब्लम ये है कि 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ऑपोजिशन की जमातों ने कहा कि हम अदम एहतमाद की तहरीक ला रहे हैं, तो वो शेर आया वाली कहानी होगी ना। 10 दिन गुजर गए, अदम एहतमाद की तहरीक नहीं आ रही। मीडिया डेस्परेट हो गया, लोग भी डेस्परेट हैं कि अदम एहतमाद की तहरीक क्यों नहीं आ रही। नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है कि पहले भी वोटिंग होती रही, बजट पे हमने कोशिश की, लेकिन जब तक ये देखिए ना पूरा फिजा हमवार नहीं होगी। मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ये या तो एलआई जो है उनको वो भी हालात अपने देख रहे हैं। कराची में एमक्यूएम देख रही है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है ना, वो सारा बिजनेस में या आम दुकानदार या छोटा ताजिर या आम जो डेली वेजर है वो देख रहा है कि महंगाई होगी, वो तो इनसे हटना चाहता है। अब एमक्यूएम के ऊपर भी प्रेशर है, या तो एलआई आए और या पीटीआई के कुछ मेंबरान आए, तभी हो सकता है ना। ये तो कोई डाउट नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि ये होने वाला है। बाकी कोई हतमी चीज तब तक नहीं है। हम तो तहरीक पेश ही तब करेंगे जब हमें पूरा श्योर हो जाएगा। हालात बड़े इनके, आपने खुद बाप पार्टी को देख लिया, सेनेट में उन्होंने कहा हमें और मिनिस्ट्री चाहिए, हमें मिनिस्ट्री नहीं है हमारे पास, तो वो बार्गेन करेंगे एलआई इनसे। और कोई भी मैं इसमें हतमी राय तो इस वक्त नहीं दे सकता। हमारी कोशिश है कि इस अजाब से इस वक्त हम छुटकारा हासिल करें और नई कोई हुकूमत, नया इलेक्शन हो जाए, नया मैंडेट हो जाए और वो तभी कोई डिसीजन। देखिए बहुत इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे। अकील करीम लेडी साहब जहाँ मौजूद हैं, देखिए दुनिया में तरक्की जो हुई है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है ना, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखिए वियतनाम में अभी नए देख लीजिए, इंडिया में $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। कोविड हमसे बहुत ज्यादा था इस पिछले साल, हमारे यहाँ 2 बिलियन। आपने पूछा था ना कि हल क्या है, मैं आपको हल बताता हूँ। कभी हम सऊदी अरेबिया के बाद धक्के खा रहे हैं, कभी चाइना से मांग रहे हैं, कभी आईएमएफ की सारी शर्तें मान रहे हैं। हम लोगों को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर आता है बाहर से, बैंकर होता है, वो कोई कारोबारी तो होता नहीं है कि कारोबार की बात को या मार्केटिंग की बात को एकेडी जैसा फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो वो एक आदमी तो नहीं बता रहे, आप तो डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉब्लम को। मैंने हल बता रहा हूँ कि हम ऐसा माहौल पैदा करें। बिल्कुल हल बता रहा हूँ। नहीं, मैं हल बता रहा हूं कि अपना माहौल सदा फिजा जो है वो कारोबार की मुआफिक करें ताकि आपके यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और दूसरा हल ये है कि आपकी जो सारी इंडस्ट्री है नेशनलाइज, वो इस वक्त आपने पैसा लगाया हुआ है, कोई 7,000 अरब रुपए लगाया हुआ है और उसमें तकरीबन 700 अरब रुपए सालाना का नुकसान कर रहे हैं। कोई जरूर है कि उसको प्रॉफिटेबल बनाए ना, अपनी उसको या प्राइवेटाइज करें या उसको प्रॉफिटेबल बनाए। वो तो स्टेट ओन्ड
एंटरप्राइजेस को, ना हमने PPP नहीं ने किया, बेचने तो की गलत बात किया। की, ना आपने की। अकील करीम ज़ैदी साहब वज़ीर आज़म 23 तारीख को रशिया जा रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए। क्या आपको लगता है कि उससे पहले पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आते हुए नजर आ रही है आपको? मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब भी पब्लिक अवाम का जो मैंडेट है 5 साल का, उसको पूरे होने देना चाहिए। साल सवा साल की बात रह गई है, इसमें आप नो कॉन्फिडेंस लाके मुल्क को और भूचाल की तरफ ले जाएंगे। मुल्क को कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, ना किसी की कैपेसिटी है कि इस सिचुएशन में कोई हैंडलिंग कर। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत गिर जाए, अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, एक ट्रांजिशन हो भी जाए, इलेक्शन वगैरह, तो उससे कोई इकोनॉमिक जो हल है, जो माशी मसला है आवाम का, उसका कोई हल निकलता नजर नहीं आता? उसमें ज्यादा पैनिक हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपोजिशन को मिल के बैठना चाहिए, और आपस में जब आप मिल के बैठेंगे तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। क्योंकि जब ये पता चलता है कि ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है, अपोजिशन उसके बहुत ज्यादा खिलाफ है, तो जाहिर बात है कि लोग ये समझते हैं कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी हुई है, ये पॉलिसी सिर्फ अब सवा साल के लिए रह गई है, इसके बाद जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगी। तो इस तरह की ये जो सिचुएशन होती है ना, इसकी वजह से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं कि हमारी आपस में बहुत ज्यादा रिफ्ट है। इस तरह की होनी नहीं चाहिए सिचुएशन। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के मामलात आपस में इनको बैठ के पार्लियामेंट में जाएं और बैठ के इसको हल करें, ठीक और है। लड़ाई की तरफ ना जाएं। हसन खबर साहब बैठे और इस रशिया टूर का फायदा उठाए। चाइना का टूर हुआ है, इसके बाद रशिया का है, और ये सारे लोग मिलकर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इन सब की जरूरत है। हसन खबर साहब पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो अब इनकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये अपने मुल्क के लिए कुछ मिल के भी अच्छा, करें। अब मेरे साथ रुके। हसन खबर साहब, मैं चंद घंटे पहले देख रहा था कि शौकत तरीन साहब ने कहीं पर यह कहा कि पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ के लिए IMF के प्रोग्राम से निकलना होगा। दूसरी तरफ अखबारात में एनालिसिस आ रहा है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स हैं वो $30 बिलियन से ज़्यादा की आ रही हैं अगले चंद माह में, ये थोड़े से टाइम पीरियड में। आज IMF की तरफ से भी एडवाइजरी आई है, वो कहते हैं कि $35 बिलियन है। और किसी ने ये प्रोडिक्शन की भी थी, किसी अखबार में एनालिसिस किया था कि मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ये जो 3 साल का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम है, ये ख़त्म करके कहीं दोबारा सितंबर 2022 के बाद एक और IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़ जाए। अपोजिशन की अदम तहरीक अगर कामयाब होती है तो आपकी तो बल्कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप लोग इस रास्ते में से हट जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते, तो ये जो इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है आपके लिए, इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट जो है ना, वो क्यों बार बार IMF के पास जाती है? होता यह है कि IMF जब अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली कंक्लूड करता है, उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर सही होते हैं, ट्रैजेक्टरी सही होती है। पिछला IMF का प्रोग्राम आया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जिस दिन IMF बाहर गया, इन लोगों ने ख़जाने के मुंह खोल दिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने डिप्लीट कर दिए, आर्टिफिशियली करेंसी को जो है अपना स्टेबल रखा, और उसकी वजह से आपका पूरा जो मैक्रो इकोनॉमी थी वो अनस्टेबल हो गई। अब करंट अकाउंट डेफिसिट को और फिस्कल डेफिसिट को अगर हम कंट्रोल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह किसी IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसका क्या है, मैं आसान ज़ुबान में ज़रा नाजरीन के लिए बता दूँ। देखिए, आपके पास जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है, कुछ आपकी रेमिटेंसेस फिल कर देंगी, लेकिन जो आपका गैप बचेगा वो आपको फिर भी कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी फसलें नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है, आपकी रेमिटेंसेस इतनी नहीं है। आपने इसीलिए अपना एक्सचेंज रेट रजीम ऐसे लाए हैं कि वो आपका काबू में रहे, ताकि आपके जो मीन्स हैं उनको अपने काबू में रखें। नंबर 1 बात। दूसरा ये है कि आपने अपने अल्ले तल्ले कम करने हैं, टैक्स बेस बढ़ानी है। जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं, इतनी बड़े खाते हैं, उन सबको कम करके आपने फिस्कल डिसिप्लिन लाना है। IMF का प्रोग्राम इंशाल्लाह सक्सेसफुली कंक्लूड होगा, इसी पाथ को कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह किसी IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने दोबारा पहली वाली रविश अख्तियार की जो मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार की थी, पीपल्स पार्टी ने इख्तियार की थी, तो फिर जाहिर है फिर तो ये नेवर एंडिंग सिलसिला है। ऐसे तो नहीं 22 प्रोग्राम इस मुल्क के अंदर आ गए। अच्छा, आसान खान साहब, आपने बिल्कुल एक आध मिनट होगा, आपने बात की, वो सारे लोग कर देते हैं बात, लेकिन इसहाक डार ने अपना रुपया और डॉलर का जो बैलेंस था उसको तो रखा उन्होंने कोई तकरीबन 100-105-10 के करीब। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए 2013 में।
IMF का प्रोग्राम है, फौरी तौर पे चले गए। IMF प्रोग्राम खत्म हुआ कहीं जाके अगस्त या सितंबर 2016 में। उस वक्त तक तो उन्होंने रुपए को गिरने नहीं दिया। आप कह रहे हैं उसके फौरन बाद उन्होंने तिजोरियों को मुंह खोल दिया, रुपया गिरने लग गया। ये बात में ये तो कोई लॉजिकल नहीं लगती ना। 3 साल वो IMF प्रोग्राम में थे, IMF का प्रेशर, उन्होंने इस पे कोई तो कमेंट कर दी, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रही मुझे। नहीं, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बेसिकली जैसे ही IMF का प्रोग्राम गया, इन्होंने बेदरेक स्पेंडिंग शुरू कर दी। पहला फिस्कल डेफिसिट पे असर होता है। जब आप पैसा मार्केट में पंप करते हैं, लोगों की जो है ना पावर, परचेजिंग पावर बढ़ती है, आपकी इंपोर्ट्स पे प्रेशर आता है, आपका करंट अकाउंट बढ़ने लग जाता है। उस वक्त डीवैल्यूएशन का प्रेशर आता है। अगर आप डीवैल्यू उसको नहीं करेंगे तो आप अपनी इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को पेनलाइज कर रहे हैं। चले, आपके जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड पे आ गया है। नहीं, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, मैं सम अप नहीं कर सकूंगा। बहुत शुक्रिया हसन खाबर साहब का, शेख साहब का, अकील करीम जैदी साहब का, फैसला नाज़रीन आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।